स्टार्ट करो मैडम। हम्म। ठीक है, तो अब आज अपन इंटरनेशनल लॉ में असाइलम पढ़ते हैं। आश्रय क्या होता है, ये किसको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आश्रय क्या है? आश्रय एक देश से कोई पीड़ित व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी प्रकार से पीड़ित है, तो वो दूसरे देश में क्या मांगता है? शरण मांगता है, आश्रय मांगता है, तो उसको बोलते हैं आश्रय। आश्रय क्या है? सक्रिय सुरक्षा से कुछ ज्यादा है, यानी अस्थायी सहारे से 5 घंटे 10 घंटे से ज्यादा है, अस्थायी सहारे से कुछ अधिक मात्रा में सहारा दिया जाता है। आश्रय क्या है? अस्थायी सहारे से कुछ अधिक मात्रा में सहारा या आश्रय दिया जाता है। आश्रय क्या है? सक्रिय सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी आप हमारे आश्रय में आगे आप सेफ हो। अब आश्रय का अधिकार अपन ने कहा पढ़ा? सार्वभौमिक घोषणा में। 18 में। सार्वभौमिक घोषणा में अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 में पढ़ा था कि 13 में पढ़ा देश में अंदर घूमने बाहर, 13(2) में पढ़ा देश से बाहर आने जाने का, 14 में पढ़ा आश्रय का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को आश्रय का अधिकार क्या है? ह्यूमन राइट है, मानव अधिकार है। उसको आश्रय मांगे तो उसको आश्रय मिलना चाहिए, उसका ह्यूमन राइट है। लेकिन प्रोफेसर ओपेनहाइम ने कहा कि कोई भी देश वास्तव में आश्रय और कुछ नहीं है, उस राज्य की क्षमता पर निर्भर करता है कि राज्य की क्षमता कितनी है, किसको वो आश्रय दे सकता है या किसको नहीं दे सकता। ओपेनहाइम की बात याद रखनी है अपने को कि आश्रय क्या है? जो राज्य आश्रय प्रदान करता है उसके द्वारा उस राज्य की क्या है? सक्रिय राज्य की क्षमता है, उसकी कैपेसिटी है कि वो दूसरों को आश्रय दे भी सकता है या नहीं दे सकता। कोई भी व्यक्ति आश्रय मांगे तो वो आश्रय मांगना उसका ह्यूमन राइट है, लेकिन वो उसको अधिकार स्वरूप कि मैंने तो आश्रय मांग लिया, अब आप मुझे प्रदान करोगे ही करोगे, किसी भी राज्य की बाउंडेशन नहीं है, और वो उसको अधिकार स्वरूप नहीं मांग सकता। उसको कोई भी लॉ ये नहीं कहती कि आप अधिकार पूर्वक आश्रय की मांग करो। सिर्फ कर सकता है तो क्या उसका ह्यूमन राइट है, लेकिन अधिकार नहीं है। कोई लॉ ऐसा नहीं कहती कि कोई व्यक्ति आश्रय मांगे तो उसे आश्रय प्रदान किया ही जाना चाहिए। कोई भी राज्य आश्रय प्रदान करने से अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है तो वो मना भी कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आश्रय आश्रय आया कहां से? यह आश्रय तो प्राचीन भारत की संस्कृति में ही समाहित है। कि आश्रय पहले से ही भारत की संस्कृति में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा भी है कि कोई व्यक्ति आश्रय मांगे तो उसे आश्रय प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसने 1967 में क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र घोषणा हुई थी क्षेत्रीय आश्रय पर। एक मतलब जो आश्रय प्रादेशिक आश्रय प्रदान किया जाता है, टेरिटोरियल जो असाइलम प्रदान किया जाता है, उस पे यूएनओ की घोषणा हुई थी 1967 में, जिसमें ये कहा था कि अगर सीमा पर कोई प्रताड़ित व्यक्ति है और सीमा पर वो मांग करता है, देश की सीमा पर कोई व्यक्ति उत्पीड़ित है या प्रताड़ित है और देश की सीमा पर कोई व्यक्ति मांग करता है, प्रार्थना करता है, तो उसे उस प्रार्थना को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, यानी उसे आश्रय दिया जाना चाहिए। परंतु ये क्या है? एक घोषणा मात्र ही बनकर रह गई, इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, क्रियान्वयन नहीं हो पाया, ये सिर्फ क्या है? घोषणा बनकर रह गई। फिर हुआ 10 जनवरी से लेके 4 फरवरी 1977 तक। 10 जनवरी से 4 फरवरी 1977 तक राष्ट्र संघ का क्या एक जेनेवा में एक अभिसमय क्या है? एक सम्मेलन बुलाया गया और कहा गया कि आश्रय प्रदान किया जाना चाहिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति आश्रय अधिकार स्वरूप नहीं मांग सकता। मांगने पर उसको आश्रय प्रदान हो, आश्रय प्राप्त हो, ये भी आवश्यक नहीं है।
ठीक है, ये राज्य की क्षमता पर निर्भर करता है कि उसको आश्रय मिले या नहीं मिले। अब आश्रय दो प्रकार, आश्रय के प्रकार। पहला आश्रय आता है प्रादेशिक आश्रय, टेरिटोरियल असाइलम। दूसरा आश्रय का प्रकार है बाह्य प्रादेशिक आश्रय, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। इन दोनों में अंतर किया गया है। लगभग क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि प्रादेशिक और बाह्य प्रादेशिक आश्रय में अंतर कौन से वाद में किया गया है। तो कोलंबियन पेरुवियन वाद, कोलंबियन पेरुवियन वाद, इसको बोलते हैं हिया डीला टोरे वाद। हिया डीला टोरे वाद 1951 का वाद है ये। ठीक है, इस वाद में अंतर समझा दिया गया कि प्रादेशिक आश्रय कहां पर प्रदान किया जाता है और बाह्य प्रादेशिक आश्रय कहां पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इस केस का नाम याद रखना है अपने को, कोलंबियन पेरुवियन वाद। कोलंबियन पेरुवियन वाद कब का है? 1951 का है। मैडम ये 1950 का नहीं है क्या? ना, 1951 का है। नीचे देखो 19 बुक में तो 1950 दिया हुआ है। रिपोर्ट है ये, रिपोर्ट है। ठीक है। हिया डीला टोरे वाद है, वाद लिखा हुआ भी है शायद अपने बुक में। हाँ लिखा है, वो तो लिखा हुआ तो है। 1951 का वाद है। ठीक है, ये रिपोर्ट है। ठीक है, कि यहाँ पे रिपोर्ट आई थी, सिर्फ वाद कब बना था, डिसाइड हुआ था 1951 में। तो कोई जरूरी नहीं है हिया डीला टोरे ही वाद पूछे, वो पूछ सकता है कोलंबियन पेरुवियन वाद कौन सा है, या डीला टोरे भी दे सकता है वो, या कोलंबियन पेरुवियन वाद भी दे सकता है। तो दोनों नाम अपने को इसमें याद रखने हैं। ठीक है, फिर आता है कि प्रादेशिक आश्रय। अब प्रादेशिक आश्रय कहां पर प्रदान किया जाता है? प्रादेशिक आश्रय यानी कोई व्यक्ति जो शरण मांग रहा है या जो आश्रय मांग रहा है, जैसे एग्जांपल भारत और इंग्लैंड दो देश है। इंग्लैंड से कोई दुखी व्यक्ति है, इंग्लैंड का कोई राजनीतिक शरणार्थी है या कोई भी धार्मिक शरणार्थी, वो भारत से क्या है, शरण मांगता है, आश्रय मांगता है। तो भारत अपनी स्थानीय अधिकारता यानी अपनी प्रादेशिक अधिकारता के भीतर अगर उस इंग्लैंड के व्यक्ति को भारत में आश्रय देता है तो ये होता है प्रादेशिक आश्रय। ठीक है, प्रत्यर्पण में तो क्या है, वो अपने देश के अपराधी को मांगता है, लेकिन यहां पर दो देश हैं और यहां पर कोई संधि हो कोई आवश्यक नहीं है। आश्रय में दूसरे देश का कोई भी जो पीड़ित व्यक्ति है, जो उत्पीड़ित व्यक्ति है, वो किसी भी देश से अगर आश्रय मांगे और आश्रय मांगने वाले देश से यानी जिससे आश्रय मांगा जा रहा है वो अपनी प्रादेशिक अधिकारता के भीतर अगर आश्रय प्रदान करता है तो ऐसे आश्रय को प्रादेशिक आश्रय बोलते हैं या टेरिटोरियल असाइलम बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये उठा, क्या युद्धबंदियों को आश्रय दिया जा सकता है क्या? तो युद्धबंदी ऐसा जो अपने देश वापस जाना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पर अभी भी स्पष्ट नहीं है कि युद्धबंदियों को आश्रय दिया जाए, प्रादेशिक आश्रय दिया जाए या नहीं दिया जाए। अभी भी इसके लिए कोई सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इस प्रादेशिक आश्रय के लिए 14 दिसंबर 1967 को 1967 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। तारीख याद रखनी है, 14 दिसंबर 1967 को महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। किसके लिए? प्रादेशिक आश्रय के लिए। कि कोई भी व्यक्ति आश्रय मांगे तो उसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कब अस्वीकार किया जा सकता है? कब अस्वीकार किया जा सकता है? जब आश्रय देने वाला राज्य, इसमें दो बातें हैं कि कोई मांगे तो उसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, और अगर किसी व्यक्ति ने देश में प्रवेश कर लिया, एंटर हो गया और फिर प्रादेशिक आश्रय मांग रहा है तो फिर उसे प्रादेशिक आश्रय प्रदान किया जाना चाहिए। लेकिन कब प्रादेशिक आश्रय प्रदान नहीं किया जा सकता?
फर्स्ट आता है कि अपने देश की जनता की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए, मतलब अपने देश की जनता है वो सुरक्षित ना रह पाए शरणार्थियों के आने से, तो वहां पर नहीं दिया जा सकता। या राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ जाए तो नहीं दिया जा सकता, या शरणार्थी बहुत बड़ी संख्या में हैं तो वहां पर आश्रय देने से मना किया जा सकता। 3 बातें। पहली बात तो ये है कि आश्रय मांगे तो उसे दिया जाना चाहिए, या वो अपने देश की सीमाओं में एंटर हो गया तो उसे आश्रय दिया जाना चाहिए प्रादेशिक। कब नहीं दिया जा सकता? फर्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो, देश की जनता को खतरा हो, सुरक्षा को खतरा हो। थर्ड आता है जो शरणार्थी है वो बहुसंख्यक हो, बहुत बड़ी मात्रा में हो, तो उन्हें आश्रय देने से, प्रादेशिक आश्रय देने से मना किया जा सकता है। फिर आ रहा है कि कोई राज्य आश्रय देने में अगर कठिनाई महसूस करता है तो वो क्या है, किसी व्यक्तिगत राज्य से, किसी दूसरे राज्य से, या यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य में से किसी को भी कह सकता है कि मेरे पास ये संसाधन नहीं है, ये व्यक्ति मुझसे आश्रय मांग रहे हैं, आप इन्हें आश्रय प्रदान करो। थर्ड पॉइंट आ रहा है कि जो आश्रय प्रदान करते हैं उन राज्यों को दूसरे राज्यों द्वारा, यूएनओ के सदस्य जो मेंबर हैं उनके द्वारा उसको सम्मान भी करना चाहिए, यानी उसको मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ आपने अच्छा काम किया आश्रय प्रदान करके। ठीक है, आश्रय वाला इतना ही है। ठीक है, फिर आता है शरणार्थियों का अंतरराष्ट्रीय संरक्षण। शरणार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे संरक्षण प्रदान करने के लिए 1951 में क्या है, एक अभिसमय आया। कब आया? याद रखना, 1951 में। लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 1954 को, 22 अप्रैल 1954 को। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, इसको याद रखना है कि 22 अप्रैल को क्या है, पृथ्वी दिवस होता है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस होता है, तो 22 अप्रैल 1954 को ये लागू हुआ था। यानी बना तो कब 1951 में बन गया अभिसमय तो, लेकिन लागू कब हुआ? 1954 को लागू हुआ, 4 साल बाद लागू हुआ था। और वो भी किस दिन? पृथ्वी दिवस। यानी शरणार्थी कहाँ आते हैं? पृथ्वी पे आते हैं, वो याद रहेगा अपने को। पृथ्वी दिवस के दिन ये लागू हुआ था। और इससे संबंधित एक प्रोटोकॉल भी आया। प्रोटोकॉल क्यों आता है? कुछ चीजें बाकी रह जाती है, उनको किस प्रकार से क्रियान्वयन करने के लिए प्रोटोकॉल आता है। ठीक है, क्रियान्वयन करने के लिए प्रोटोकॉल आता है, वो आया उसमें। भारत 1951 का जो अभिसमय आया शरणार्थियों का, उसमें मेंबर नहीं बना, भारत ने उस पर सिग्नेचर नहीं किए हुए। इसमें इतना ही पढ़ना है, बाकी अपने को आगे की कहानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये था प्रादेशिक आश्रय। अब आता है कि बाह्य प्रादेशिक आश्रय कहाँ पर प्रदान किया जाता है। तो बाह्य प्रादेशिक आश्रय यानी जो व्यक्ति जो पीड़ित है या जो उत्पीड़ित है, जो शरण मांग रहा है, उसे उसी के देश में आश्रय प्रदान किया जाता है। जैसे इंग्लैंड और भारत है, इंग्लैंड का कोई व्यक्ति पीड़ित है और वो भारत से क्या है, आश्रय मांग रहा है कि मुझे आश्रय की आवश्यकता है, मैं यहाँ राजनीतिक, धार्मिक या अन्य किसी भी प्रकार से उत्पीड़ित हूँ या पीड़ित हूँ, वो भारत से आश्रय मांग लेता है। भारत अगर अपने देश में बुला के उसे आश्रय प्रदान करता तो क्या होता? प्रादेशिक आश्रय होता। लेकिन भारत क्या करता है? भारत इंग्लैंड में ही उसको क्या है, आश्रय प्रदान कर देता है। इंग्लैंड में ही उसे आश्रय प्रदान कर देता है। तो ऐसे बाह्य प्रादेशिक आश्रय या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम को अंतरराष्ट्रीय विधि में अभी तक मान्यता प्रदान नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? क्योंकि जिस देश में वो शरण प्रदान कर रहा है, जिस देश का व्यक्ति शरण मांग रहा है, आश्रय मांग रहा है, उसे उसी के देश में शरण प्रदान कर दी जाती है। तो वहां पर क्या है, उस देश में जहां पर शरण प्रदान की जाती है, मान लो इंग्लैंड के व्यक्ति ने मांगी और इंग्लैंड में उसे शरण प्रदान कर दी, तो इंग्लैंड की शरण, जैसे ही भारत ने इंग्लैंड में ही उस व्यक्ति को शरण प्रदान की, वो व्यक्ति क्या है, इंग्लैंड की प्रादेशिकता से क्या है, बाहर हो गया।
वो वहां की क्षेत्रीय संप्रभुता से हट गया, इंग्लैंड की पावर से हट गया। तो ऐसा बाह्य प्रादेशिक आश्रय प्रदान करके उस देश की प्रादेशिक अधिकारिता में या स्थानीय अधिकारिता में क्या किया जाता है, हस्तक्षेप किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है। जिस हस्तक्षेप को मना कहाँ किया गया है कि कोई भी देश किसी अन्य देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कहाँ पे किया हुआ है? 2/7 में। 2/7 में। कौन सा 2/7? संयुक्त राष्ट्र संघ का, हाँ, जो चार्टर है, यूएनओ का जो चार्टर है, उसमें आर्टिकल 2 सब क्लोज 7 कि कोई भी राज्य दूसरे राज्य की प्रादेशिक अधिकारिता में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन प्रादेशिक बाह्य आश्रय प्रदान करता है, बाह्य प्रादेशिक आश्रय प्रदान करता है अगर कोई राज्य, तो वो क्या करता है, उस राज्य की प्रादेशिक अधिकारिता में हस्तक्षेप करता है, इंटरफेरेंस करता है। इसलिए ऐसे बाह्य प्रादेशिक आश्रय को अंतरराष्ट्रीय विधि में अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। अब आता है कि क्या कहां पे वो आश्रय प्रदान कर सकता है। बाह्य प्रादेशिक आश्रय में कहां ऐसे कौन से स्थान है जहां पर वो आश्रय प्रदान किया जा सकता है। तो सबसे पहले विदेशी दूतावासों में आश्रय। विदेशी दूतावासों में हर देश का दूतावास दूसरे देश में होता है। भारत का दूतावास इंग्लैंड में, अमेरिका में, या इंग्लैंड का दूतावास भारत में, या अमेरिका का दूतावास भारत में। वो दूतावास उसकी प्रादेशिक अधिकारिता से बाहर माना जाता है। जैसे भारत का दूतावास अगर इंग्लैंड में है, इंग्लैंड के व्यक्ति ने आश्रय मांगा और भारत ने आश्रय कहां पर प्रदान किया, भारत के दूतावास में, यानी इंग्लैंड में जो स्थित भारत का दूतावास है उसमें उस व्यक्ति को आश्रय प्रदान कर दिया। तो वो व्यक्ति क्या है, भारत के आश्रय में आ गया, इंग्लैंड की प्रभुता से, संप्रभुता से वो हट गया, मुक्ति होगी। ठीक है, तो विदेशी दूतावासों में आश्रय प्रदान किया जा सकता है। फिर आता है वाणिज्यिक दूतावासों में भी, जैसे विदेशी दूतावासों में वैसे वाणिज्यिक कॉमर्शियल दूतावास भी होते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी आश्रय प्रदान किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यालयों में भी आश्रय प्रदान किया जा सकता है। जैसे यूएनओ के अंग हैं या कोई विशिष्ट एजेंसियां हैं, वहां पर कोई व्यक्ति आश्रय मांगे तो उसे आश्रय प्रदान किया जाएगा। लेकिन कब, क्या नॉर्मल स्थिति है और कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था या उनके अंग नॉर्मल कंडीशन में भी आश्रय प्रदान कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। ये कब प्रदान की जाएगी? जब भीड़ से खतरा हो। जब भीड़ से खतरा हो कि बहुत बड़ी संख्या भीड़ पीछे पड़ गई है और किसी व्यक्ति को खतरा हो, तो फिर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यालयों में या एजेंसियों जो भी है, इंटरनेशनल जो एजेंसियां, उनके संस्थाओं के कार्यालयों में आश्रय प्रदान किया जा सकता है। अनेक नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ भीड़ से खतरा होने की स्थिति में ही प्रदान किया जाएगा। फिर आता है फोर्थ, युद्ध पोतों में आश्रय। युद्ध पोत है वो क्या है, अपराध करने के पश्चात युद्ध पोत में आश्रय प्रदान करता है। तो न तो स्थानीय अधिकारिता द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं, न ही जहाज से हटाए जा सकते। अगर किसी ने युद्ध पोत में आके आश्रय मांग लिया और आश्रय दे दिया गया है, तो फिर जो अधिकारी वहां के होते हैं वो उसे उस युद्ध पोत में जाके गिरफ्तार नहीं कर सकते या उसको जहाज से हटा नहीं सकते। लेकिन कब हटा सकते हैं? जहाज के कप्तान की सहमति से उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर मैडम यहाँ ये है ना, जो युद्ध पोत में आश्रय वैसे तो एक तरीके से कप्तान देता है, हाँ, है ना? हाँ, कप्तान ही देगा क्योंकि वो ही होता है उस समय उस युद्ध पोत का। ठीक है, अगर लेकिन कप्तान अगर सहमति दे देता है कि हाँ आप इसे अरेस्ट कर सकते हो, तो फिर उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, और पुलिस फेनविक कहता है कि जब साधारण अपराधियों को आश्रय नहीं दिया गया तो राजनीतिक आश्रय का भी कुछ नहीं पड़ना है। इसमें सिर्फ याद रखना है कि कप्तान आश्रय देता है। कप्तान अगर कह दे कि हाँ इससे गिरफ्तार कर सकते हो, तो उसे गिरफ्तार भी
किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है व्यापारिक जहाजों में आश्रय। व्यापारिक जहाजों को स्थानीय अधिकारिता से उन्मुक्ति होती है, लेकिन उन्हें आश्रय देने का अधिकार नहीं है। जो जहाज जाते हैं व्यापार के लिए, वो हाँ एक देश का दूसरे देश तक जाता है तो उससे स्थानीय अधिकारिता से उन्मुक्ति तो है जहाज को, लेकिन वो किसी को आश्रय देने का उनको अधिकार नहीं होता है। तो कुल मिला के यही है कि भारत ने भी बहुत से देश ऐसे हैं जिनको आश्रय प्रदान कुछ ऐसे व्यक्ति हैं या जो शरणार्थी हैं उनको आश्रय प्रदान किया है। दलाई लामा कई पॉइंट है इसमें। एक लाइन है स्टार्क के अनुसार कि प्रत्यर्पण वहां प्रारंभ होता है जहां आश्रय समाप्त होता है। आश्रय और प्रत्यर्पण एक दूसरे के विरोधाभासी हैं या विरोधी है, ये स्टार्क लिखता है। याद रखनी है अपने को ये लाइन कि प्रत्यर्पण वहां प्रारंभ होता है जहां आश्रय समाप्त होता है। कि मान लो भारत ने क्या इंग्लैंड के व्यक्ति को आश्रय दे दिया, इंग्लैंड के व्यक्ति ने आश्रय मांगा और भारत ने आश्रय दे दिया, लेकिन जब इंग्लैंड और भारत के बीच में अगर कोई संधि हुई है और वो उसे प्रत्यर्पण की मांग कर ले उसी व्यक्ति की, तो वहां पर भारत को क्या करना पड़ता है, उसका प्रत्यर्पण करना पड़ता है। तो आश्रय समाप्त होगा तभी तो प्रत्यर्पण प्रारंभ होगा। आश्रय और प्रत्यर्पण दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी है। लाइन याद करनी है, स्टार्क ने लिखा है। वो नीरव मोदी था मैडम, कल आप पूछ रहे थे ना। हाँ वो याद नहीं आया था मेरे को, है ना। तो इसमें इतना ही है। विजय माल्या आ जाएगा मैडम इस वाले में नया की।